हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली आज हम लोग अपनी इकोनॉमिक्स में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के आखिरी दो चैप्टर का अच्छे से रिवीजन करेंगे। एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट और कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। अच्छे से इन दोनों चैप्टर को समझना। 10 to 12 मार्क्स कम से कम, बड़े बड़े चैप्टर्स है। मैं कोशिश करूंगा 45 मिनट्स के अंदर अच्छे से रिवीजन करा दूं और आपको एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक टॉपिक अच्छे से समझा दूं। तो स्टार्ट करते हैं। सारे डेटा भी कराऊंगा, जितने भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट डेटा है, भर भर के डेटा है चैप्टर 10 के अंदर, वो सारा हम लोग अभी भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एनवायरनमेंट है क्या? सम ऑफ ऑल सोशल, इकोनॉमिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल कंपोनेंट व्हिच कॉन्स्टिट्यूट्स द सराउंडिंग ऑफ अ मैन। हमारे सराउंडिंग में जो भी चीजें आप देखते हो ना, जो भी चीजें आप हमारी सराउंडिंग में देख रहे हो, वो हमारा एनवायरनमेंट है, जिसकी वजह से हम यहां पे जीवित रह पाते हैं। एनवायरनमेंट तीन चीजों से मिलकर बनता है: बायोटिक कंपोनेंट्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म; अबायोटिक कंपोनेंट्स, नॉन लिविंग थिंग्स; और एनर्जी यानी कि नेचुरल, सोलर, न्यूक्लियर एनर्जी। ये सब से मिलकर हमारा एनवायरनमेंट बनता है और ये सब मिलाकर बनता है हमारा इकोसिस्टम, जहां पे हम लोग प्लांट्स, एनिमल एंड नॉन लिविंग मटेरियल्स एग्जिस्ट टुगेदर। इन सबको मिलकर ही क्या बनता है? एनवायरनमेंट हमारे आसपास जो है, और इन तीनों को मिलाकर बनता है हमारा इकोसिस्टम, जिस इकोसिस्टम के अंदर हम लोग जीवित हैं, हम जिंदा रहते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं बता दिया मैंने: ट्रीज एंड प्लांट यानी फ्लोरा और फौना। फ्लोरा मतलब ट्रीज, प्लांट; फौना मतलब एनिमल्स एंड मैन। अबायोटिक कंपोनेंट नॉन लिविंग थिंग्स लाइक लिथोस्फीयर, सॉलिड अर्थ; हाइड्रोस्फीयर वाटर कंपोनेंट; एटमॉस्फेयर यानी कि गैसेस, एनवेलप। अच्छा, एनर्जी क्या है? सोलर एनर्जी, जियोकेमिकल, थर्मो इलेक्ट्रिकल, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल और न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये सारे के सारे से क्लास ये देखो, जो विंड विंड जो है टनल है, विंड पावर जो है वो क्या करता है? यहाँ पे विंड जो मतलब हवा, जो तेज हवा चलती है ना, उससे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। तो वो भी किस तरीके का क्या है क्लास? एक एनर्जी है। ओके, सोलर एनर्जी इसी तरीके से। अब एनवायरनमेंट के फंक्शंस क्या है? हमारा जो एनवायरनमेंट है वो कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है? बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से अच्छे से समझना। सबसे पहले ये रिसोर्सेस प्रोवाइड करता है प्रोडक्शन के लिए। हमारा जो एनवायरनमेंट है ना, हमें संसाधन देता है प्रोडक्शन के लिए। जितने भी फैक्ट्रियां हैं, उनमें जितनी भी चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, उसमें जो रॉ मटेरियल लगता है, चाहे वो ट्रीज है, एनिमल्स है, वो सारे के सारे रिसोर्सेस कौन प्रोवाइड करता है? हमारा एनवायरनमेंट हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल, मरीन लाइफ, ये सब रॉ मटेरियल है। इससे ही जाके आगे फिनिश गुड्स बनता है। नेक्स्ट है एनवायरमेंट सस्टेन लाइफ। एनवायरमेंट है तभी जीवन संभव है, कहीं और किसी ग्रह पे जीवन अभी तक संभव नहीं है, पृथ्वी पर ही जीवन संभव है, क्योंकि हमारा एनवायरमेंट है जो हमें इस लायक बनाता है। हमारा हैबिटेट है, ये जो धरती है ना क्लास, हमारे रहने की जगह है, और ये एनवायरमेंट की वजह से ही संभव है। Environment includes sun, soil, water, air, which are necessities of life. Biotic component तो इनके बिना survive नहीं कर सकते। इनके बिना अबायोटिक component survive कर पाएंगे, बट बायोटिक यानी नेचुरल जो मतलब कि लिविंग थिंग्स है वो survive नहीं कर पाएंगे सन, सॉइल, वाटर और एयर के बिना। एनवायरमेंट एसिमिलेट वेस्ट। जितना भी कूड़ा करकट हम लोग प्रोडक्शन करके, हम जो कंजप्शन करते हैं वो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन में भी वेस्ट जनरेट होता है, कंजप्शन में भी वेस्ट जनरेट होता है। तो ये सारा का सारा वेस्ट जो है हमारा एनवायरनमेंट उसे एसिमिलेट कर लेता है, मट्टी में समा लेता है। ठीक है, तो एनवायरनमेंट एसिमिलेट वेस्ट। एनवायरनमेंट इनहैंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। एनवायरनमेंट हमें हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इंप्रूव करता है। हम नेचर को इंजॉय करते हैं, ग्लेशियर हो, फॉरेस्ट हो क्लास, ठीक है, ग्लेशियर, फॉरेस्ट, डेजर्ट हो, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, सीनरिक व्यू है, जिनको हम देखते हैं और हमारा क्लास अच्छा लगता है, हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इंप्रूव होती है। इसी चीज को क्या बोलते हैं क्लास? एनवायरनमेंट प्रोवाइड एस्थेटिक सर्विसेज। तो ये ध्यान रखना, यही वाला पॉइंट है वो। अच्छा, अब एनवायरनमेंट में ना एक अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है, कैरिंग कैपेसिटी होती है। अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी किसे कहते हैं? अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी मींस द एबिलिटी ऑफ द एनवायरनमेंट टू अब्जॉर्ब डिग्रेडेशन। एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन को जो अब्जॉर्ब करता है, उसकी जो एबिलिटी है, उसी एबिलिटी को, उसी पावर को, उसी कैपेसिटी को बोलते हैं अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। कि आप एनवायरनमेंट को कितना डिग्रेड कर रहे हो, अगला है उसको वो अब्जॉर्ब कर लेता है। आप एक पेड़ काटते हो, दूसरा पेड़ जो है तुरंत ही पैदा हो जाता है, दूसरा पेड़ जो है उग जाता है। अगला है कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी इंडिकेट द मैक्सिमम लिमिट अप टू विच इकोसिस्टम कैन सपोर्ट द एग्जिस्टेंट पॉपुलेशन। देखो, ये कैरी करने की कैपेसिटी है। हमारे एनवायरनमेंट में ना एक लिमिट है कि भाई इतनी ही पॉपुलेशन को हम कैरी कर सकते हैं। पॉपुलेशन का भार बढ़ेगा तो अननेसेसरी लोगों की क्लास जो है वो डेथ होगी, नई नई बीमारियां पनपेंगी। तो कितना ये कैरी कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एनुअल रिप्रोडक्शन। कितना हो सकता है, फिर ये लोग देखो क्लास, इनकी डेथ हो रही है लोगों की, तो वो कैपेसिटी जितनी पॉपुलेशन को कैरी कर सकता है, दैट इज कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी। और डिग्रेडेशन को कितना अब्जॉर्ब कर सकता है, दैट इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। ध्यान रखना, ये दोनों पॉइंट आपको एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा चांस है, बिल्कुल इसको प्रिपेयर करके जाना।
टू बेसिक प्रॉब्लम, इन्वायरमेंट की दो प्रॉब्लम, पॉल्यूशन है सबसे पहला और दूसरा है नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन। तो जो पॉल्यूशन है वो है क्या? इट रेफर्स टू दीज एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन विच चैलेंज द प्योरिटी ऑफ एयर वाटर। पॉल्यूशन कैन बी इन फॉर्म ऑफ एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन क्या है क्लास? मिक्सचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल गैसेस इनटू एयर। एयर में कुछ ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स मिल जाते हैं जिसकी वजह से सांस लेने से हमें कई सारी बीमारियां होती हैं। तो एयर पॉल्यूशन के कॉजेज क्या क्या हैं? जो गाड़ियां होती हैं उनके मोटर से जो क्लास यहाँ पे धुआं निकलता है, जो बर्न होता है फ्यूल, उसकी वजह से स्मोक, जितने भी स्मोक एमिटेड है, जो क्लास इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्री कोयला जलाती है उनकी चिमनी से जो धुआं निकलता है। एग्रीकल्चर एक्टिविटी से भी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर का छिड़काव करते हैं तो वो केमिकल में जाता है, जो वो एयर में वो केमिकल जाता है उसकी वजह से पॉल्यूशन होता है। और एयर पॉल्यूशन माइनिंग से भी होता है। खनन एक्टिविटी, जब क्लास रिसोर्सेज को धरती के अंदर से निकाला जाता है ना, खनन किया जाता है, वो सारी चीजें क्लास एयर पॉल्यूशन का कारण बनती है। वो डस्ट धूल उड़ता है। और इंडोर एयर पॉल्यूशन भी होता है जहां पे हम लोग हाउस क्लीनिंग प्रोडक्ट जो है उसको यूज करते हैं, जितने भी टॉक्सिक केमिकल है वो यूज करते हैं। ये सारी चीज ना हाउस क्लीनिंग प्रोडक्ट है, आपके घर में भी इनमें से कुछ ना कुछ जरूर होगा और उसकी वजह से भी एयर पॉल्यूशन होता है। इवन जब पेंट हम करवाते हैं तो पेंट करने से भी एयर पॉल्यूशन होता है, गैस अलग से रिलीज होता है। आप देखोगे जो पेंट करवाते हैं ना तो एक अलग से स्मेल जो है वो पूरे घर में आ जाती है, उसकी वजह से भी एयर पॉल्यूशन होता है। सम वे टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन, कैसे कंट्रोल करेंगे एयर पॉल्यूशन से? तो पहला स्टेप क्या है? लोगों को एनकरेज करेंगे कि पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का यूज करें। जितनी गाड़ियां सड़क पे कम चलेगी उतना कम एयर पॉल्यूशन होगा, इसलिए गांव में पॉल्यूशन कम होता है, गाड़ियां कम चलती हैं। क्लीनर फ्यूल का यूज करें, इलेक्ट्रिक कार का, सीएनजी का, इनका यूज करें पेट्रोल डीजल कार की जगह पे। लाइट और पंखे बिना मतलब के ना चलाएं। बहुत सारी कोयला को जलाया जाता है, बहुत सारे फॉसिल फ्यूल यानी कि कोयला जलाया जाता है जिसकी वजह से बिजली आती है। अगर आप उनको बिजली को कम यूज करोगे तो कोयला भी कम जलेगा, पॉल्यूशन भी कम होगा। क्लीन एनर्जी यूज करो, लाइक सोलर एनर्जी का यूज करें इलेक्ट्रिसिटी की जगह पे। क्लीनर फ्यूल लाइक एलपीजी का यूज किया करें रेदर देन कि वो आप जैसे वो जलाते हैं ना चूल्हे में, जो लकड़ियां जलाते हैं उससे पॉल्यूशन होता है, तो इट्स बेटर एलपीजी का यूज करें। वाटर पॉल्यूशन, इट इज डिफाइंड एज द प्रेजेंस इन ग्राउंड वाटर ऑफ टॉक्सिक केमिकल फाउंड इन वाटर। पानी जो धरती के नीचे है उसके अंदर जो क्लास पॉल्यूशन, उसके अंदर जो केमिकल है उसकी वजह से, जो जहरीले केमिकल होते हैं उसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है। कॉजेज क्या है? जो हमारे घर के नाले होते हैं ना उनसे पानी नदियों में, झरनों में चला जाता है, नालियों से निकल निकल के। इंडस्ट्रीज अपना सारा का सारा वेस्ट जो है वो नदियों में बहा देती है। किसान इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड की छिड़काव करता है जिसकी वजह से उन सब्जियों को धोता है पानी के अंदर, तो वाटर पॉल्यूशन भी हो जाता है। फार्मर ऑफन वॉश, ये वाला पॉइंट बताई दिया क्लास में आपको। और वाटर पॉल्यूशन से ना कई सारी बीमारियां होती हैं, हेपेटाइटिस होता है, टाइफाइड है, डायरिया है, कॉलेरा और रोटा वायरस जैसी बीमारियां होती है। देखो ये रहा वाटर पॉल्यूशन के एग्जांपल। अच्छा, एयर पॉल्यूशन से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? एयर पॉल्यूशन से हाइपरटेंशन, अस्थमा, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, निमोनिया और कैंसर जैसी बीमारी भी एयर पॉल्यूशन से होती है। एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन ना सबसे ज्यादा डेंजर है, आप ध्यान रखना। थर्ड इज नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन ऑल्सो नोन एज एनवायरमेंटल नॉइज और साउंड पॉल्यूशन विद हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन द एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन और एनिमल लाइफ। द सोर्स ऑफ आउटडोर नॉइज वर्ल्ड वाइड इज मेनली कॉज्ड बाय द मशीन। जो आउटडोर नॉइज होता है वो किसकी वजह से होता है? मशीन, ट्रांसपोर्ट, मिलियन ऑफ व्हीकल्स के अंदर जो हॉर्न लगे होते हैं, गाड़ियां चलती हैं, बुलेट वगैरह कुछ लोग चलाते हैं, अलग से साइलेंसर में लगा देते हैं, वो फटफट आवाज करती हुई जाती है, वो भी पॉल्यूशन होता है। इस तरह से क्लास लोग जो है वो स्पीकर लगा देते हैं, उससे भी पॉल्यूशन होता है। और एक्सेस नॉइज पॉल्यूशन से स्लीप डिस्टर्बेंसेस, हाइपरटेंशन, इरिटेशन, हियर लॉस भी जैसी बीमारियां होती हैं। सेकंड, तो पहला तो पॉल्यूशन के बारे में था, बहुत ज्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, बट हाँ इससे आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एक्सेसिव एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। देखो दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज और फिजिकल रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज मतलब मशीनरी, तो मशीनरी खराब होगी उसके लिए पैसे जोड़ते चले जाते हैं, लेकिन ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये खराब होंगे इसके लिए हम लोग पैसे जोड़ के नहीं चलते। हमको लगता है कि यार ये तो खराब होगा ही नहीं, पेड़ पौधे, झरना, नदियां, ग्लेशियर, ये तो अनलिमिटेड है, ये कभी खराब नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा, हम इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं बनाते। लेकिन ऐसा नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज भी डिप्लीट होते हैं। आज की डेट पे हमारे यहाँ पे आपको नॉर्मल पानी पीने का नहीं मिलेगा, नल का नहीं मिलेगा, नलके से पानी निकाल के पी लो। कुछ ही जगह गांव में मिलेगा या पहाड़ों में मिलेगा जहां डायरेक्टली पानी पी सकते हो। अभी फिल्टर का पानी, एयर पॉल्यूशन देखो कितना ज्यादा हो रखा है, कितनी नई बीमारियां आती है, इंसान का आधा पैसा तो बीमारी में ही लग जाता है। सो ये कहीं ना कहीं हमारे नुकसान देता है, लेकिन हम उसके लिए पहले से कोई प्रोविजन नहीं बनाते।
तो कैसे कैसे नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लोरेशन होता है, उसमें सबसे पहला पॉइंट डिफॉरेस्टेशन। जंगल को काट देते हैं, यहाँ पे मेट्रो, हाईवे, है ना, एयरपोर्ट वगैरह बना देते हैं, जिससे इकोलॉजिकल इंबैलेंस होता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है, बायोडाइवर्सिटी लॉस, किसी प्रजाति का विलुप्त हो जाता है। जंगल में कितनी प्रजाति रहती है, आप जंगल को खत्म कर दोगे तो प्रजाति विलुप्त हो जाएगी और इकोसिस्टम हमारा जो है वो बिगड़ जाएगा। सेकंड इज डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। लैंड की जो क्वालिटी है ना, सॉइल की क्वालिटी, सॉइल में एक क्वालिटी होती है जिससे पेड़ पौधा उगता है, वो क्वालिटी, वो फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, इसको बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन ऑफ लैंड रेफर्स टू डिक्लाइन इन ओवरऑल क्वालिटी ऑफ सॉइल, वाटर और वेजिटेशन कंडीशन कॉमनली कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। किसकी वजह से होता है? ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से होता है। लैंड डिग्रेडेशन इज ए ग्लोबल चैलेंज दैट अफेक्ट एवरीबॉडी थ्रू फूड इनसिक्योरिटी एंड हायर फूड प्राइसेस। जो लैंड डिग्रेडेशन है वो ग्लोबल चैलेंज है, जिसकी वजह से क्लास फूड इनसिक्योरिटी पैदा हो जाती है, अनाज ही नहीं रहेगा, जमीन अच्छी उपजाऊ नहीं रहेगी तो अनाज नहीं उगेगा, अनाज नहीं उगेगा तो खाओगे क्या? अनाज से ही तो सारी चीजें बनती है, आप खाओगे क्या? लैंड डिग्रेडेशन का जो सबसे बड़ा कॉज है वो है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन बच्चों ने पढ़ा होगा, तेज हवा चलने से सॉइल के ऊपर का जो फर्टिलिटी मतलब की रहती है सॉइल के ऊपर वाले लेयर में, वो ऊपर की लेयर उड़ की चली जाती है, तो फिर ऑब्वियसली वहां पे कुछ उगेगा नहीं, वो बंजर जमीन हो जाएगी। बहुत ज्यादा चर जाने से, जानवरों के फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड्स का एक्स्ट्रा यूज करने से, अंडरग्राउंड वाटर को एक्स्ट्रा निकाल लेने से मॉइस्चर खत्म हो जाता है जमीन के अंदर, वो सूख जाती है और इस तरीके से देखो फटने लग जाता है, क्रैक आने लग जाता है, वो बंजर जमीन हो जाती है। और या फिर आपने क्रॉप रोटेशन सही से नहीं किया, अलग अलग क्रॉप जो है आपने नहीं उगाया, एक ही जगह पे एक ही क्रॉप उगाए जा रहे हो, तो भी कीड़े लग जाते हैं और जमीन की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। बायोडाइवर्सिटी लॉस, किसी भी प्रजाति का विलुप्त हो जाना किसी भी इंसानी एक्टिविटी की वजह से। ग्लेशियर पिघल जाएगा तो पेंगुइन मर जाएंगे और जानवर बेचारे गायब हो जाएंगे, शहरों में भाग जाएंगे और मारे जाएंगे अगर जंगल को आपने काट दिया तो इसीलिए बायोडाइवर्सिटी लॉस मतलब देखो, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? एग्जिस्टेंस ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल एंड प्लांट which together makes a good and healthy environment. Biodiversity loss is the disappearance of the different type of species animal worldwide and also leads to reduction in species in certain habitat. तो अगर कोई प्रजाति, जैसे सेव द टाइगर अभियान चलाया था, टाइगर खत्म हो गए थे, चीता खत्म होने लगे थे, वेल खत्म होने वाली है अभी, इसके अलावा जो है डायनासोर तो पहले ही खत्म हो गए, तो इस तरह से कोई प्रजाति विलुप्त हो सकती है अगर हमने बायोडाइवर्सिटी लॉस किया तो। और बायोडाइवर्सिटी लॉस की रीजन क्या क्या है? सबसे पहला रीजन है पॉल्यूशन, जो मेन रीजन है, दूसरा ग्रीन हाउस इफेक्ट और तीसरा है पॉपुलेशन ग्रोथ। ये तीन मेजर प्रॉब्लम है बायोडाइवर्सिटी लॉस के। नेक्स्ट है इसके अंदर ग्लोबल वार्मिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल वार्मिंग ये एग्जामिनेशन में आपको पूछा जा सकता है बिकॉज ये करंट इशू है। ग्लोबल वार्मिंग इज ए ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ लोअर एटमॉस्फेयर एज अ रिजल्ट इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस। अमंग द ग्रीन हाउस गैसेस द इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग का रीजन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में है इज द मेन कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस गैसेस कॉज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। द प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेस इन अर्थ एटमॉस्फेयर आर वाटर वेपर, carbon dioxide, methane, nitrous oxide and ozone, but the major source of कार्बन, जो मेजर सोर्स है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। द मीथेन एंड देन मीथेन, तो मेजर सोर्स है ना ग्लोबल वार्मिंग का वो कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड जब एटमॉस्फेयर में जाता है ना तो एक थिक लेयर बना देता है, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी नीचे तो आती है, टकरा के ऊपर नहीं जा पाती, बेचारी यहीं घूमती रहती है, जिसकी वजह से जो अर्थ का लोअर एटमॉस्फेयर है, ठीक है, लोअर एटमॉस्फेयर है, वो गर्म हो जाता है। इसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। मीथेन ज्यादा पावरफुल होता है, बट मैक्सिमम ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं द मेजर कॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से रिलीज होता है? पावर प्लांट से, जहां बिजली बनाई जाती है। बिजली खपत देश में बहुत ज्यादा है, हर चीज के लिए बिजली चाहिए, तो क्लास फॉसिल फ्यूल को बर्न किया जाता है, कोयला को बर्न किया जाता है बिजली बनाने के लिए, और उससे क्या होता है? कोयला बर्न होगा तो पॉल्यूशन होगा। करंटली सरफेस टेम्परेचर 0.2 डिग्री सेल्सियस से हर 10 साल में बढ़ रहा है। 1950 से गर्मियां बहुत ज्यादा पड़ने लगी हैं और सर्दियां बहुत कम, मतलब फरवरी से ही गर्मियां पड़नी स्टार्ट हो जाती है और क्लास ये नवंबर दिसंबर तक चलता रहता है, ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? टेम्परेचर बढ़ जाएगा, सी लेवल बढ़ जाएगा, है ना, और रेनफॉल का क्वांटिटी, मॉडिफाई द क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल और पैटर्न ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल का पैटर्न चेंज हो जाएगा। नेचुरल कैलेमिटी आएगा, जैसे फ्लड हो गया, फेमाइंस हो गया, हीट वेव हो गया, ग्लेशियर पिघलने लग जाएगा, लॉस ऑफ ब्यूटी ऑफ नेचर, बहुत सारी नई नई बीमारियां पनपने लगेंगी, मच्छर भी पनपने लगेंगे गर्मियों की वजह से, इसकी वजह से डेंगू मलेरिया से बीमारी होती है, और गर्मी से जो मरीन लाइफ है, पानी भी सूखने लगेगा तो मरीन लाइफ पे भी उसका इंपैक्ट पड़ेगा। सो ये हो गया ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्सिक्वेंसेस। अब आते हैं ओजोन डिप्लेशन। ओजोन डिप्लेशन, सन से जो क्लास यूवी रेज निकल कर आती है, ओजोन लेयर उस यूवी रेज को प्रोटेक्ट करता है।
लेकिन अगर ओजोन में छेद हो जाए तो वो अल्ट्रावायलेट रेज हमारी बॉडी पे पड़ेगा और हम लोग बीमार पड़ जाएंगे, स्किन कैंसर जैसी बीमारी हो जाएगी। ये ओजोन लेयर डिप्लीशन जो होता है वो किसकी वजह से होता है क्लास? क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, जो कूलिंग सब्सटेंसेस के अंदर आते हैं। ध्यान रखना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब यहां से देखो, अ रिडक्शन इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसका कंपाउंड होता है? क्लोरीन और ब्रोमीन का सम होता है। अ रिडक्शन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 5% इन द ओजोन लेयर वाज डिटेक्टेड फ्रॉम 1979 टू 1990 सिंस द ओजोन लेयर प्रिवेंट मोस्ट ऑफ हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द वेरियस डिजीजेस। दिस लीड्स टू अडॉप्शन ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ध्यान रखना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को क्यों लिया गया, क्यों अडॉप्ट किया गया था? इसको अडॉप्ट किया गया था, जितने भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाले कंपाउंड्स है ना, उनको हर कंट्री क्या करेगी? हर कंट्री बैन करेगी। ओके। और ओजोन होल क्या होता है? ओजोन होल का मतलब क्या है? ओजोन लेयर में छेद हो जाना, जो कि अंटार्कटिका में पाया गया था। ठीक है, ओजोन होल में छेद पाया गया था 1987 में, लेकिन अब ओजोन होल जो है वो रिकवर हो रहा है ड्यू टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ध्यान रखना ओजोन डिप्लीशन वाले टॉपिक के अंदर आता है, और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बैन करने की बात करता है। चिपको मूवमेंट, लोग ना पेड़ों पे चिपक जाते थे ताकि पेड़ काटने वाले पेड़ ना काटे, हमें काट दें, पर हमें काटो पर पेड़ मत काटो, तो लोग जो है वो फिर पेड़ नहीं काटते थे। तो चिपको मूवमेंट एक ऐसी अभियान जो सुंदरलाल बहुगुणा ने स्टार्ट किया था 1973 में उत्तराखंड में अप्रैल में, जिसमें महिलाएं जो है वो पेड़ों को चिपक जाती थी ताकि लोग पेड़ ना काट पाए। सिमिलर मूवमेंट कर्नाटका में स्टार्ट किया गया, जिसको एपिको मूवमेंट बोलते थे। एपिको मतलब हक करना। सिरसी डिस्ट्रिक्ट में सलकानी फॉरेस्ट में लोग पेड़ों को हक कर लेते थे ताकि पेड़ काटने वाले पेड़ ना काटें, इसको बोलते चिपको मूवमेंट। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 1974 में आया, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। किस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए? भूलना मत, एयर और वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। फंक्शन क्या है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का? प्रमोट करना क्लीनिनेस ऑफ स्ट्रीम्स, है ना, जो भी स्ट्रीम्स है, वेल्स है, झरने हैं, उनको क्लीन करना, साफ करना, इंप्रूव करना क्वालिटी ऑफ एयर और एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना। मास मीडिया के थ्रू लोगों को बताना कि भाई क्यों जरूरी है स्वच्छ हवा, शुद्ध पानी। प्रिवेंशन और कंट्रोल एंड रिडक्शन द एयर और वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना, उनको रिड्यूस करना। डेटा कलेक्ट करना एयर और वाटर पॉल्यूशन के और लोगों तक पहुंचाना। पॉल्यूशन एंड द मेजर्स ऑफ दिस इफेक्टिव प्रिवेंशन एंड कंट्रोल द रिडक्शन। तो बहुत सारे ऐसे अलग अलग मेजर्स लेने हैं जिससे प्रिवेंट कर सके एयर पॉल्यूशन को और वाटर पॉल्यूशन को, और कंट्रोल कर सके, प्रिवेंट कर सके, कंट्रोल कर सके, कम कर सके, और लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सके कि भैया एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन कितना मतलब बड़ा मुद्दा है, तो उसको कैसे प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट दैट मीट द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर प्रेजेंट नीड। आज की नीड को पूरा करने के लिए फ्यूचर जनरेशन को खतरे में नहीं डालना है, इसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या आप डेवलप तो करो, लेकिन फ्यूचर जनरेशन के लिए चीजें छोड़ दो ताकि उनको भी चीजें मिल जाए, शुद्ध हवा, शुद्ध स्वच्छ पानी, शुद्ध हवा उनको भी मिल जाए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए गए, एसडीजीज बोलते हैं इसको। 17 ग्लोबल गोल से पूरा वर्ल्ड इसको अचीव करेगा। इज द ब्लूप्रिंट टू अचीव द बेटर एंड मोर सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को सेट किसने किया था? यूनाइटेड नेशन ने 25 सितंबर 2015 को न्यूयॉर्क के अंदर, यूनाइटेड नेशंस न्यूयॉर्क में, और 193 कंट्री ने साइन किया था, और 17 गोल्स और 169 टारगेट थे। तो कितने देश ने साइन किया था? 193 कंट्री ने। वो गोल कौन कौन से थे? सोशल, इकोनॉमिकल और इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव थे। जैसे कौन कौन से गोल? नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर, क्लाइमेट एक्शन, रिड्यूस द इनइक्वालिटी। ये सारे के सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, एसडीजी, जिनको कब तक अचीव करना था? 2030। ये डेट ध्यान रखना, यहां लिखा हुआ कहीं ना कहीं 2030 तक आपको इसको अचीव करना था। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 17 गोल, 169 टारगेट को कब तक अचीव करना है? 2030 तक। ये आप ध्यान रखना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एम क्या है? सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का इस तरीके से यूज करो कि वो प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर के लिए भी सेव रहे, डैमेज ना करो एनवायरनमेंट को। ये नहीं कहते पंखा मत चलाओ, एसी मत चलाओ। पंखे चलाओ, एसी चलाओ, जितनी जरूरत है उतनी चलाओ। अगर आप यूज नहीं करो तो बिना मतलब के लाइट पंखे मत जलाओ, ये ऐसा कहता है। फ्यूचर जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है ना, उसको डैमेज मत करो, कंजर्व करो, नर्चर करो बायोडाइवर्सिटी को एंड अदर रिसोर्सेज फॉर लॉन्ग टर्म फूड सिक्योरिटी। अगर आपने बायोडाइवर्सिटी लॉस कर दिया तो लॉन्ग टर्म फूड सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। डिफॉरेस्टेशन कर दिया, लॉन्ग टर्म फूड सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। ज्यादा गर्मी होगा तो जिंदा रहना मुश्किल होगा धरती पे। अगर टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ गया तो 50 डिग्री, 48, 49, 50 डिग्री तक गर्मी हो जाती है दिल्ली एनसीआर की अगर मैं बात करूं तो सोचो 50 डिग्री, और भी अलग अलग स्टेट्स में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो और अगर 50 डिग्री से और ऊपर जाएगा, सोचो कितनी गर्मी पड़ेगी। घर घर में एसी लगेगा, फिर और पॉल्यूशन होगा। तो ट्रैप में फंसते चले जा रहे हैं हम।
स्ट्रेटजीज क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की? नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी यूज करो, कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी मत यूज करो, कोयला मत लो, पेट्रोल डीजल मत यूज करो, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोमास एनर्जी और विंड एनर्जी का इस्तेमाल करो, क्योंकि ये हमारे एनवायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करेगा और ये भरपूर मात्रा में है, ठीक है। ये रिन्यू, ये किसी खत्म होने का भी डर नहीं है, कोयला जो है वो खत्म हो जाएगा। क्लीनर फ्यूल एलपीजी का यूज करो, प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना स्कीम भी चलाई ताकि घर घर में एलपीजी सिलेंडर को पहुंचाया जा सके। गोबर गैस का यूज करो, ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, यानी कि नेचुरल तरीके से ग्रीन मैन्योर का यूज करो, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करो। स्टैब्लिशमेंट ऑफ मिनी हाइडल प्लांट, मिनी हाइडल प्लांट का स्टैब्लिशमेंट करो, जहां पे मिनी हाइडल प्लांट क्या होते हैं, झरनों के बहाव से इसका जो प्रेशर आता है पानी का, उससे ये टरबाइन घुमाते हैं और बिजली बनाते हैं, ताकि आसपास की जो लोकल नीड है ना वो पूरी हो सके। और यहाँ पहाड़ों में ऐसी प्लेन जमीन भी नहीं होती कि ट्रांसमिशन टावर लगाया जा सके सब जगह, तो ये लोग इसके थ्रू अलग अलग मिनी हाइडल प्लांट के थ्रू वहाँ के पहाड़ों के लोकल की नीड पूरी करते हैं। विंड पावर, आपने जैसलमेर में देखा होगा, सेम इस तरीके से विंड फैन लगे हुए हैं जो क्लास बहुत बड़े बड़े होते हैं, मतलब ये इतने बड़े होते हैं, करीब मतलब 100 फुट से भी ज़्यादा के होते हैं, ये 100 फुट से भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो ये इतने बड़े बड़े होते हैं और ये चलते हैं ना, तो फिर इससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, पूरा का पूरा सिस्टम होता है ना। ये देखो पूरा सिस्टम समझाया गया है, बट ये आपने बचपन में पढ़ा होगा, अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। विंड पावर हो गया, ट्रेडिशनल नॉलेज और प्रैक्टिसेस का यूज करना, नेचुरल तरीके से आयुर्वेदा, होम्योपैथी, इन चीज़ों का यूज करना है, ना कि क्लास इस सिचुएशन में आपको जो आप आर्टिफिशियल चीज़ें केमिकल यूज करते हो, अगर आप वो यूज ना करोगे तो भी उनसे भी पॉल्यूशन होता है, केमिकल से भी। तो जो नेचुरल नॉलेज है आपका ना, वो भी कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है। कंजर्व और नेचुरल रिसोर्सेज, कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, लोगों को अवेयर करो, आपके सिलेबस में डाल के भी वो आपको अवेयर कर रहा है कि भाई नेचुरल रिसोर्सेज कितना इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे आपने प्रोटेक्ट करना है। पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का यूज करो, देखो अब देखो यहाँ पे क्लास एक बस में इतने सारे लोग देखो आ गए, रास्ता देखो खाली है, अब इतनी सारी गाड़ियां, सोचो इतने ही लोग हैं तो कितना ज्यादा पॉल्यूशन होगा, तो पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का आपको यूज करना चाहिए। इस चैप्टर में जितने भी डाटा हैं, अगर मैं उन डाटा की बात करूं तो गवर्नमेंट सेटअप करती है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। कब? 1974 में। एनवायरमेंटल प्रोडक्शन एक्ट कब आया था? 1986 में। ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने देखो लिखवा रखा है। भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई 3 दिसंबर 1984 को, जहाँ पे मिथाइल आइसोनेट नाम का एक गैस लीक हो गया और पता नहीं बहुत सारे लोगों की जो है वो जान चली गई भोपाल गैस ट्रेजेडी की वजह से। उसके बाद सरकार की आंखें खुली और यूनियन कार्बाइड कंपनी थी कोई उसके अंदर, भोपाल के लोगों को पता होगा। फिर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है बनाया गया 1986 में। इंडिया ने साइन किया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अलॉन्ग विथ लंदन अमेंडमेंट बैन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन 17 सितंबर 1992 को। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 जो है यूनाइटेड नेशन ने बनाए, कब तक अचीव करना है? 2030 में। कंप्रेस नेचुरल गैस फॉर्मूला है, फुल फॉर्म में सीएनजी का फुल फॉर्म है कंप्रेस नेचुरल गैस। एलपीजी का लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। भोपाल गैस ट्रेजेडी 3 दिसंबर 1984। ओजोन होल हुआ था किसकी वजह से? ड्यू टू CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि क्लोरीन एंड ब्रोमीन का ये मिक्स है। ध्यान रखना किसका मिक्स है? क्लोरीन और ब्रोमीन का। नेक्स्ट और आखिरी चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, इंडिया पाकिस्तान चाइना। बोर्ड एग्जामिनेशन में कम से भी कम 6 नंबर का एक्सपेक्ट कर सकते हो और बहुत सारे MCQ इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो मतलब हम लोगों को अपने पड़ोसी मुल्क के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इनके साथ हम लोग बॉर्डर शेयर करते हैं, टच है ये हमारे बॉर्डर से। और पाकिस्तान तो हमसे ही अलग हुआ है 14 अगस्त 1947 में। तो हमें इन तीनों कंट्री के, हमें अपने कंट्री के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया सब कुछ, अब हमें इनकी कंट्री के बारे में पढ़ना है, पाकिस्तान और चाइना, कि किस तरीके से तीनों कंट्री ने डेवलपमेंट पाथ को शेयर किया तब से लेकर अब तक, राइट। सो कंपैरेटिव डेवलपमेंट ऑफ इंडिया जो है वो बिल्कुल वो नॉलेज आपको जरूर पता होना चाहिए। तीनों कंट्री ने एक साथ डेवलपमेंट करना शुरू किया और आज चाइना सबसे आगे, पाकिस्तान सबसे पीछे है। और कोल्ड वॉर जो टाइम है, कोल्ड वॉर वो पीरियड 1947 से लेकर 1991 तक, ठीक है। कोल्ड वॉर वाज द पीरियड ऑफ 1947 टू 1991 ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशन बिटवीन द सोवियत यूनियन एंड इट्स सैटेलाइट स्टेट्स एंड यूनाइटेड स्टेट्स विद अलाइज आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। तो जो सोवियत यूनियन है और अमेरिका है, दोनों के बीच में ना कोल्ड वॉर चल रहा था। कोल्ड वॉर इन द सेंस की कोई मारपीट नहीं हो रही, किसी की जान नहीं जा रही, खून नहीं बहाया जा रहा, मन मुटाव है बस कि हमारा ग्रुप है, हम आपके साथ बिजनेस नहीं करेंगे, वो आपका ग्रुप है, आप हमारे साथ बिजनेस मत करो, आप हमसे नाराज हो, सब चीज ठीक है, लड़ाई झगड़ा नहीं, मारपीट नहीं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कोल्ड वॉर। हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो शुरू हुआ 1946 1947 में शुरू हुआ। वर्ल्ड वॉर 1 कब हुआ था? 1914 से 1919 1918।
और जो वर्ल्ड वॉर टू हुआ था वो 1939 से 1945, ये वर्ल्ड वॉर टू हुआ था, ये तो डेट है। बाकी हर कंट्री ने अपनी अपनी इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स बना ली। साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, शार्क हो गया, यूरोपियन यूनियन। मैं आपको ना इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एमसीक्यू करवाऊंगा ना, तो मैं तुम्हें बता दूंगा सारे के सारे कि भाई कि किस कौन कौन से ग्रुपिंग्स के अंदर कौन कौन सी कंट्री आते हैं, उतनी बता दूंगा जितना तुम्हारे काम का है, उतना ही तुम्हें बता दूंगा अच्छे से। जब मैं इसके एमसीक्यू कराऊंगा ना आज, तो अब अच्छे से समझा दूंगा आपको वहां पे लिख के। ब्रिक्स नेशन है, एशियान है, ग्रुप ऑफ 8, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, ठीक है। तो ये सब इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स है ना, यानी वर्ल्ड लेवल की ग्रुपिंग्स है, यहाँ पे कई कई कंट्रियों ने आपस में ग्रुप बना लिया और बोला कि यार हम लोग मिलके काम करेंगे और हम सब ग्रुप हैं, हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, किसी प्रकार का कोई ट्रेड बैरियर नहीं लगाएंगे और हम एक साथ आगे बढ़ेंगे। और हम पे किसी ने अटैक किया तो हम सोचेंगे कि हम सब पे अटैक हुआ है, एक कंट्री पे अटैक किया ना, जैसे ग्रुप ऑफ 20 है, एक पे अटैक हुआ, सोचेगा भी हम सब पे अटैक हुआ है, तो सब लोग मिलकर लड़ाई करेंगे, सब लोग मिलकर फाइट करेंगे। चाइना की अगर हम बात करें, चाइना ऑफिशियली द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना इज अ कंट्री इन ईस्ट एशिया एंड वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री। 2017 की बात करें 1.428 बिलियन पॉपुलेशन है, यानी 142 करोड़ की पॉपुलेशन, और थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है बाई एरिया। एस्टैब्लिश हुआ 1949 1 अक्टूबर को। इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज इज मैंड्रिन। 70% जो है चाइनीज पीपल जो है मैंड्रिन यानी चाइनीज भाषा बोलते हैं। चाइना की इकोनॉमी की बात करें, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है इन द वर्ल्ड। चाइना वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका के बाद चाइना पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी इकोनॉमी है, राइट। अंडर वन पार्टी रूल, all the critical sectors of the economy and enterprise are land owned, operated by the individuals who are brought under the government control। सारी जमीन पे चाइना की सरकार का कंट्रोल है, आप उस पर रह रहे हो, काम कर रहे हो, ठीक है, बट कंट्रोल सरकार का है। फाइनल कंट्रोल सारी की सारी लैंड पे किसका है? चाइनीज गवर्नमेंट का है। अब चाइना के डेवलपमेंट पाथ में ये 5 पॉइंट है, लिख के ले लो, इन 5 पॉइंट से क्वेश्चन एक पक्का आएगा 100%। चाइना के डेवलपमेंट पाथ में सबसे पहला पॉइंट है ग्रेट लीप फॉरवर्ड, लंबी छलांग। माओ जेडोंग, जिन्होंने क्लास 1949 में चाइना के ऊपर क्लास कब्जा किया मतलब एक तरीके से 1949 में चाइना की कमान इन्होंने संभाली, कब्जा नहीं बोलेंगे, चाइना की कमान इन्होंने संभाली, और ये एक क्लास कैंपेन लेके आए जिसका नाम है ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, कि हम 5 साल में ब्रिटेन को, अमेरिका को, सबको पिछाड़ देंगे, एक लंबी छलांग लगाएंगे। 1958 में कब लेके आए क्लास? 1958 में इन्होंने बोला चाइनीज इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करेंगे। तो क्या क्या चीजें लेके आए? अंडर दिस प्रोग्राम पीपल्स वर एनकरेज टू सेट अप इंडस्ट्रीज इन देयर बैकयार्ड। लोगों को बोला गया कि भाई अपने बैकयार्ड में ना इंडस्ट्रीज लगाओ, कारखाने लगाओ अपने बैकयार्ड्स में। और इन रूरल एरिया कम्यून वर स्टार्टेड, अलग अलग कम्यून को स्टार्ट कर दिया। कम्यून मतलब क्या है? लोगों से बोला गया कि भाई कलेक्टिवली खेती बाड़ी करो। और 1958 में 26,000 कम्यून बन गए थे, 26,000 ग्रुप बन गए थे, जिसने कहा सारी फार्मलैंड को कवर कर लिया। जीलेफ कैंपेन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, 30 से 55 मिलियन यानी 3 से 5 करोड़ लोगों की मौत हो गई ड्यू टू स्टारवेशन, ड्यू टू टॉर्चर। क्योंकि पेस्ट कंट्रोल जो है वो कैंपेन चलाया था कि 4 तरह के कीड़े मकोड़ों को मार देंगे, चूहा, बुरैया यानी स्पैरो, मक्खी और मच्छर, इन चारों को मार दो, फसल को खराब कर देते हैं। लेकिन इन चारों को जब इन्होंने मार दिया तो जो ग्रास होपर होते हैं ना, टिड्डी जिसको बोलते हैं, वो लैकोस्टे, टिड्डी का पूरा दल, वो ग्रुप हो गया इकट्ठा और फसल को पूरा चर गए, लोगों को अनाज तक खाने को नहीं मिला। अच्छी क्वालिटी का अनाज ये लोग बाहर एक्सपोर्ट कर रहे थे, देश की जनता मर रही थी। ऐसा कहा जाता है 3 से 5 करोड़ लोगों के बीच जो है इनकी वजह से जनता मारी गई, लेकिन ये कहते हैं सिर्फ कोइंसिडेंस था, एक आपदा थी, इसमें हमारा कोई रोल नहीं। और आपको पता है चाइना में ना आप जुबान उठा के ज्यादा बोल नहीं सकते, आप ज्यादा कुछ ना उसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ आप बोल नहीं सकते, इतनी इंडिपेंडेंस इंडिया जैसा वहां पे नहीं है। Second is cultural revolution. In 1966, Mao introduced the ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, यहां चला था 66 से 76 तक। एम क्या था? वीड आउट द पीपल हु अपोज द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। इनकी जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी उसको जो अपोज कर रहा था ना, उसको ये खत्म कर देते थे। अंडर विच स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स वर सेंट टू वर्क एंड लर्न फ्रॉम द कंट्री साइड। ये लाइन अगर आ जाए ना, अंडर विच स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स वर सेंट टू वर्क एंड लर्न फ्रॉम द कंट्री साइड, तो इसको क्या बोलते हैं? ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। तीसरा है रिफॉर्म्स। चाइना में 1978 में ना इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आ गया, पाकिस्तान में 1988 में आया, इंडिया में सबसे आखिरी में आया 1991 में। तो जो ये रिफॉर्म्स लेके आए ना, पहले से स्टेज में इन्होंने रिफॉर्म्स को एग्रीकल्चर में इंट्रोड्यूस किया, ध्यान रखना, पहले स्टेज में। फिर बाद में रिफॉर्म्स को इन्होंने क्या किया? अलग अलग सेक्टर्स में, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में इंट्रोड्यूस किया, फॉरेन ट्रेड में इंट्रोड्यूस किया, राइट। In the latter phase, the reforms were initiated in industrial sector.
दूसरा, प्राइवेट सेक्टर फर्म, टाउनशिप, विलेज एंटरप्राइजेस, है ना, उनको अलाउ किया गया सामान बनाने के लिए। और दिस स्टेज में एंटरप्राइज जो सरकारी कंपनी थी उनको एसओई कहते थे, स्टेट ओन एंटरप्राइजेस, उनको कंपटीशन के लिए ओपन कर दिया। एलपीजी जो हम 1991 में लेके आए थे, वो ये एलपीजी कब लेके आ गए थे? 1978 में, माओ जेडोंग की मौत के बाद, बिकॉज माओ जेडोंग तो एलपीजी को लाने दे ही नहीं रहे थे। तीसरा चौथा जो है वो डुअल प्राइसिंग सिस्टम, इन्होंने डुअल प्राइसिंग सिस्टम बनाया। कुछ ऐसी चीजें जिनकी प्राइस सरकार फिक्स करेगी, जो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, और बाकी चीजों की कीमत जो है वो मार्केट में जो डिमांड सप्लाई है उस बेसिस पे उसका प्राइस सेट किया जाएगा। और लास्ट है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ध्यान रखना, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने एसईजेड्स बनाए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, चाइना के अंदर। तो ये 5 पॉइंट ध्यान रखना। जीएलएफ कैंपेन हो गया, कल्चरल रेवोल्यूशन, डुअल प्राइसिंग सिस्टम, एसईजेड, और इसके अलावा और कौन सा था? डुअल प्राइस सिस्टम, एसईजेड और रिफॉर्म्स। ठीक है। पाकिस्तान, Pakistan officially Islamic Republic of Pakistan is a country in South Asia. It is the world's 5th most populous country with a population exceeding 212.7 million people. Gained independence on 14th of August 1947. In 1971, a civil war in East Pakistan resulted in the independence of Bangladesh. It is the 34th largest country. Its history has been characterized by a period of economic growth, military rule and political instability. ध्यान रखना, हिस्ट्री क्या है पाकिस्तान की? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मिलिट्री रूल और क्लास इकोनॉमिक ग्रोथ। और ये इट हैज द सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन वर्ल्ड आफ्टर द इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बाद ना सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन मुस्लिम की कहां मिलती है आपको? पाकिस्तान के अंदर। ओके। द नेशनल लैंग्वेज इज उर्दू, इंग्लिश जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है। नेक्स्ट है पाकिस्तान इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम है, इंडिया की तरह। चाइना में चाइना सोशलिज्म है और इंडिया जो है वो मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम यूज करता है, पाकिस्तान भी। यह ये चीज बहुत, जो ये पाकिस्तान के पॉइंट्स और जो पॉइंट्स हैं चाइना के, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपोर्टेंस टू द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, 1970 से पहले ना पब्लिक सेक्टर का रोल बढ़ गया था। और नेशनलाइजेशन किसका हुआ था? कैपिटल गुड्स का। एमसीक्यू में काम आएगा, आप ध्यान रखना। नेशनलाइजेशन 1970 के अर्ली में किसका किया था? कैपिटल गुड्स का नेशनलाइजेशन किया था। और प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ गया 1970 के लेट में, 1970 के बाद में। और शिफ्ट ऑफ द गवर्नमेंट बिफोर व्हेन इट इज अडॉप्टेड टू पॉलिसी ऑफ डी नेशनलाइजेशन। बाद में इन्होंने क्या कर दिया? पहले नेशनलाइजेशन किया कैपिटल गुड्स का, बाद में फिर उसका डी नेशनलाइजेशन कर दिया और एनकरेज किया प्राइवेट सेक्टर को कि आओ हमसे कंपटीशन दो, नए नए इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट किया। फाइनेंशियल सपोर्ट ले रहे थे ड्यूरिंग लेट 1970, 1970 के लेट में लोग फाइनेंशियल सपोर्ट ले रहे थे। उधार बहुत ज्यादा लिया इन्होंने, किससे? वेस्टर्न नेशन से बहुत उधार लिया, इवन वर्ल्ड बैंक से बहुत उधार लिया, अमेरिका से बहुत उधार लिया, चाइना से बहुत उधार लिया। और रेमिटेंस फ्रॉम एमिग्रेंट्स, जो भी क्लास इनके देश के लोग बाहर रहते थे एमिग्रेंट्स, उनसे भी इन्होंने क्या किया? उधार लेना चालू कर दिया। और इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन को भी अडॉप्ट किया। इन केस ऑफ एग्रीकल्चर, रिडक्शन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एंड इंक्रीज द पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर लेड टू राइज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन को इन्होंने लेके आए, जिसकी वजह से इन क्लास इनकी एग्रीन इकोनॉमी स्ट्रक्चर जो है वो काफी बेहतर हो गई। पाकिस्तान में खेती बाड़ी जो है वो बहुत अच्छी होती है। अब जब बंटवारा हुआ था तो मुस्लिम पॉपुलेशन यहां ज्यादा थी। मोहम्मद अली जिन्ना के जिद के चक्कर में वो चाहते थे कि भाई हमें अपना कंट्री दो, अपना वो दो, तो यहाँ पे और यहाँ पे पाकिस्तान बन गया। लेकिन ये जो पाकिस्तान था, वेस्ट पाकिस्तान, इतना अत्याचार कर रहा था ईस्ट पाकिस्तान पे, मैं डिटेल में जाऊंगा नहीं, बहुत अत्याचार किया, जिसकी वजह से फाइनली क्लास ये बांग्लादेश अलग हो गया। और इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा इसके अंदर, ठीक है, आयरन लेडी की तरह उन्होंने काम किया। और 1971 वॉर में हमने भी पाकिस्तान को बहुत पीछे धकेला और बाद में इसकी सहायता की और सहायता करके इसको अलग से बांग्लादेश बनाया। पाकिस्तान ने क्लास 3 लाख से लेकर 30 लाख सिविलियन की जान ले ली, 4 लाख महिलाओं का रेप किया। और इस कॉन्फ्लिक्ट, इस लड़ाई की वजह से 1 करोड़ लोग जो है हमारे यहाँ पे घुस आए थे, जिसकी वजह से फाइनली इंदिरा गांधी को इंटरफेयर करना पड़ा, रशिया का सपोर्ट लेना पड़ा, क्योंकि अमेरिका का सपोर्ट ले रहे थे। लेकिन हमने इनको पिछाड़ा, रशिया की वजह से अमेरिका पीछे हट गया और हमने इनको पीछे हटाया और इनको अच्छे से आज़ादी दिलाई। तो शेख मुजीबुर रहमान उस टाइम क्लास लीड कर रहे थे, इन्हीं की बेटी शेख हसीना आज क्लास लीड कर रही थी। और यहाँ पे ये हो गया आपका पाकिस्तान पार्टी रूल, इनके बीच की लड़ाई थी और ये जीत गए थे लड़ाई, जिसकी वजह से इनको भी जेल में बंद कर दिया था। खैर वो सब बात की बात है। अब हम आते हैं चैप्टर के मेन मुद्दे पे, जहां से एक देखो, एक तो क्वेश्चन आएगा पाकिस्तान के 5 पॉइंट और चाइना के 5 पॉइंट, वहां से क्वेश्चन पक्का आएगा एक, और एक क्वेश्चन यहां से आएगा। यहां के बाद अब एक एक नंबर वाले काफी क्वेश्चन बन जाएंगे यहां से। सबसे पहला कंपैरेटिव स्टडी, तीनों कंट्री की अगर मैं कंपैरेटिव स्टडी की बात करूं तो 3 अलग अलग लेवल पे हम बात करेंगे। सबसे पहला है डेमोग्राफिक इंडिकेटर, दूसरा है कंट्री की जीडीपी, तीसरा है सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशन और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। इन लेवल पे हम इन तीनों कंट्री का कंपैरिजन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले डेमोग्राफिक इंडिकेटर, ये सवाल ये आपको दे देगा, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। इंडिया की बात करें, पॉपुलेशन 1352,
मिलियन पॉपुलेशन है, 17-18 का डेटा है। एनुअल ग्रोथ रेट है 1.03। डेंसिटी सबसे खराब है इंडिया की अगर बात करूँ ना, 455 लोग रहते हैं थोड़ी सी जगह में। इतनी आजादी, इतना अच्छा लगता है भारत को, 455 लोग रहते हैं, जगह थोड़ी सी कम है, भीड़ ज्यादा है। सेक्स रेशियो 924 फीमेल और पर 1000 मेल, लेकिन ये रेशियो बहुत अच्छा नहीं है, महिलाओं के साथ आज भी भेदभाव किया जाता है रूरल एरिया में या फिर जहां कम लोग पढ़े लिखे हैं वहां पे। फर्टिलिटी रेट 2.2, एक महिला ऑन एन एवरेज 2.2 बच्चे पैदा करती है, और 34% एरिया ही अभी भी इंडिया का अर्बनाइजेशन है। चाइना की हालत थोड़ी अच्छी है, पॉपुलेशन भले ही ज्यादा है लेकिन एनुअल ग्रोथ रेट पॉपुलेशन का 0.45 है। एक्चुअली उन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी 1979 में जिसका नाम था वन चाइल्ड पॉलिसी, और वन चाइल्ड पॉलिसी के अकॉर्डिंग उन्होंने 4:1 का रूल बना दिया। 4 होंगे ग्रैंड पेरेंट्स, 2 होंगे क्लास पेरेंट्स और 1 होगा बच्चा, और वो लड़का ही सब चाहते थे, जिसकी वजह से लड़की हुई तो खत्म करते थे। पॉपुलेशन जो है वो बहुत घट गई थी, जिसकी वजह से क्लास 2015 में इनको लगा तो बेवकूफ़ी है, सारे लड़के होंगे तो फिर शादी किससे करेंगे, बच्चे कैसे पैदा करेंगे, तो फिर आगे के बाद जीरो ही आएगा, फिर खत्म हो जाएगा चाइना। इसलिए उन्होंने इस पॉलिसी को बंद कर दिया और एनुअल ग्रोथ रेट लेकिन काफी डाउन हो गया, 0.46 हो गया। डेंसिटी अच्छी है, कंट्री बड़ी है, इंडिया से बड़ी है, तब भी 148 लोग ही रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर। सेक्स रेशियो भी इंडिया से बेहतर है, 949 फीमेल से पर 1000 मेल पे। फर्टिलिटी रेट भी अच्छी है 1.7, और अर्बनाइजेशन के एरिया बहुत अच्छा है 59%। पाकिस्तान वहीं 212 मिलियन है, 21 करोड़, आई मीन हमारे यूपी की पॉपुलेशन जितनी पॉपुलेशन जो है वो पाकिस्तान की है। एनुअल ग्रोथ रेट है 2.05, यानी हर एक साल में पॉपुलेशन 2.05% से बढ़ता है। डेंसिटी 275 है, हमसे तो अच्छा ही है, और सेक्स रेशियो जो है वो 943 है। फर्टिलिटी रेट 3.6 है। आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है पाकिस्तान की, क्योंकि फर्टिलिटी रेट 3.6 है, हर महिला लगभग 3 से 4 बच्चे पैदा करती है। तो हमने देखा पाकिस्तान में जो फैमिलीज हैं वो काफी बड़ी बड़ी होती हैं, और 37% लोग जो है वो अर्बनाइज्ड एरिया में रहते हैं, मतलब अर्बनाइज एरिया जो है वो 37% है। अब आते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें तो इन तीनों कंट्री में 1980 1990 का डेटा, 15-17 का डेटा अकॉर्डिंग सिर्फ इंडिया ने ही जीडीपी ग्रोथ रेट किया है, बाकी चाइना का भी कम हुआ है और पाकिस्तान का भी कम हुआ है। परचेसिंग पावर पैरिटी, आप इंडिया में जो पैसे कमाते हो उतना ही लाइफस्टाइल जीने के लिए अमेरिका में आपको कितने पैसे कमाने पड़ेंगे, दैट इज कॉल्ड परचेसिंग पावर पैरिटी। जैसे ये डॉलर है, ये जो बर्गर है वो $3 का अमेरिका में मिलता है और यूके मिलता है $2.29 का। अगर आपसे कंपैरिजन करोगे तो $1.56 की वैल्यू 1 पाउंड के बराबर है। दिस इज कॉल्ड परचेसिंग पावर पैरिटी। यानी कि अगर आप इंडिया में एक बर्गर खाते हो, सेम बर्गर को अमेरिका में खाने के लिए तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है, इन दोनों रेट का जो रेशियो है उसी को बोलते हैं परचेसिंग पावर पैरिटी। एक्सचेंज रेट बिल्कुल अलग है, एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंग नहीं चलता। इंडिया अगर मान लो 80 रुपए का $1 है, तो अगर मैं यहाँ पे 80 रुपए का एक बर्गर खाता हूं तो जरूरी नहीं है कि मैं वहां जाऊंगा तो $1 का ही मुझे एक बर्गर मिलेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? तो 80 रुपए इज इक्वल टू $1, तो मैं यहाँ 80 रुपए से एक बर्गर खा रहा हूं, तो मैं $1 से अमेरिका में बर्गर नहीं खा सकता, वहां बर्गर जो है $2-3 का मिलेगा। तो ये जो रेशियो है 80 रुपए का और $2-3 का सेम गुड्स के लिए, कॉमन गुड्स के लिए, उसी को क्या बोलते हैं, परचेसिंग पावर पैरिटी। डॉलर $3.57, 2.29 पाउंड अब सेम बर्गर के लिए, और जो ये एक्सचेंज रेट आ गया इसी को बोलते हैं परचेसिंग पावर पैरिटी। तो ये वो थ्योरी है जो कंपैरिजन करने के लिए अलाउ करता है अलग अलग वर्ल्ड करेंसीज के लिए। इट इज थ्योरेटिकल एक्सचेंज रेट दैट अलाउ यू टू बाय द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एवरी कंट्री। परचेसिंग पावर पैरिटी कंपेयर करता है कौन, वर्ल्ड बैंक कंपेयर करता है। 2001 में यूएस और इंडिया का जो परचेसिंग पावर पैरिटी था वो $1 23 रुपए के बराबर था। यानी अगर मैं यहाँ पे 23 लाख रुपए कमा रहा हूँ जीवन व्यापन करने के लिए, तो मुझे वहां पे $1 लाख कमाना पड़ेगा जीवन व्यापन करने के लिए। यूएस डॉलर को यूनिवर्सली एक्सेप्टेड करेंसी माना जाता है, इसीलिए यूएस डॉलर से ही पीपीपी को मेजर किया जाता है। ये आपको दे देगा एंड यू हैव टू एक्सप्लेन दैट, और कुछ नहीं। तो अगर मैं कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स की बात करूं तो इंडिया की मैं बात करता हूं, 16% कंट्रीब्यूशन है जीडीपी पे, और इंडस्ट्री पे 30% कंट्रीब्यूशन है, और सर्विस सेक्टर पे 54% कंट्रीब्यूशन है। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किस सेक्टर का है जीडीपी में, सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। और 16% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कौन दे रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर। लेकिन काम कितना कर रहे हैं, 43। तो 43% लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, लेकिन उस खेती बाड़ी से जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो सिर्फ 16% हो रहा है। 25% लोग कहां काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे, कंट्रीब्यूशन 30% है। 32% लोग काम कर रहे हैं सर्विस सेक्टर पे, और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जो है 54% का है। तो अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा लोग खेतीबाड़ी में काम कर रहे हैं, और जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किस सेक्टर का है, सर्विस सेक्टर का। अगली बात करते हैं चाइना की। चाइना में सबसे ज्यादा लोग कहां काम करते हैं क्लास, सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं सर्विस सेक्टर में। चाइना का टोपोग्राफिक एरिया ऐसा है,
क्लाइमेट सूट नहीं करता खेतीबाड़ी के लिए, तो चाइना की जीडीपी में सिर्फ खेतीबाड़ी का 7% कंट्रीब्यूट करता है और लोग काम करते हैं 26%, इंडस्ट्री में 41। इंडस्ट्रियल सेक्टर, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से चाइना का इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर इतना स्ट्रांग है, लगभग 93% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन दोनों सेक्टर का है। और लोग कितना काम करते हैं, सर्विस में 46 और इंडस्ट्री में 28% लोग काम करते हैं। पाकिस्तान में एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है, 24% काम करते हैं, 41% लोग। जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्रियल सेक्टर का 19% है और 24% लोग काम करते हैं। सर्विस सेक्टर में जीडीपी का कंट्रीब्यूशन 57% है, इंडिया से भी ज्यादा, और काम करते हैं कितना सर्विस सेक्टर में, 35% लोग काम वहां पे करते हैं। तो ये आपको इसी तरीके से जैसे मैंने बोला ना, वही आपको एक्सप्लेन करना है और कुछ नहीं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जिससे कंट्री की डेवलपमेंट को मेजर किया जाता है। किसने बनाया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को? यूनाइटेड नेशन ने। और ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है वो मेजर करता है कंट्री का सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय फोकस ऑन द फॉलोइंग 4 फैक्टर्स: मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ग्रॉस नेशनल इनकम और पर कैपिटा नेशनल इनकम। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रेंज जो होती है वो 0 से 1 होती है। जिसका 1 मिल गया पॉइंट वो सबसे अच्छा, 0 वाला सबसे खराब, और सबसे अच्छा नॉर्वे है जिसको 0.957 पॉइंट्स मिले हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। लेकिन हम नॉर्वे की बात नहीं करेंगे, हम इन तीनों कंट्री की बात करेंगे। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो इंडिया की वैल्यू है वो 0.645 है, चाइना की 0.761 और पाकिस्तान की सबसे खराब 0.557। रैंक की बात करें, इंडिया रैंक करता है 130 पे, चाइना 87, पाकिस्तान 154 रैंक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तीनों का अच्छा नहीं, लेकिन चाइना का इन तीनों में सबसे अच्छा, पाकिस्तान का सबसे खराब है। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, 15 साल से ऊपर के बच्चे लगभग कितने साल स्कूल जाते हैं? इंडिया में 6.5, चाइना में 8.1 और पाकिस्तान में 5.2। जीएनआई, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा में $6681 और 16,000। देखो इनका जो ग्रॉस पर कैपिटा जीडीपी है वो कितना ज्यादा है, पाकिस्तान का कम है और हमारा पाकिस्तान से ज्यादा है। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, 1000 बच्चे अगर पैदा होते हैं तो इंडिया में 29.9 30 बच्चों की ऑन एन एवरेज डेथ हो जाती है, चाइना में 7.4 की और पाकिस्तान में 57.2 बच्चों की डेथ हो जाती है। मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, 1 लाख अगर बच्चे पैदा कर रही हैं महिलाएं तो महिलाएं 133 महिलाएं मर जाती हैं, चाइना में 29, जबकि पाकिस्तान में 140 महिलाओं की डेथ हो जाती है। चाइना का मेडिकल सिस्टम भी बहुत अच्छा है, डेथ्स बहुत कम हो रही हैं। तो इन तीनों फैक्टर्स में देखो चाइना सबसे आगे, पाकिस्तान सबसे पीछे मेजॉरिटी जगह पे। लेकिन एक इंडिकेटर के बिना ये कंपैरिजन अधूरा है जिसको बोलते हैं लिबर्टी इंडिकेटर। देश में कितनी फ्रीडम है, वोटिंग सिस्टम क्या है, आपको वोट करने का राइट है, अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है, अपनी बात आप रख सकते हो नहीं रख सकते, ये सब के मामले में इंडिया और पाकिस्तान अच्छा है, चाइना बेकार है। लिबर्टी इंडिकेटर का मतलब क्या है? वो इंडिकेटर है जो डिग्री ऑफ सोशल और पॉलिटिकल फ्रीडम की बात करता है जो कंट्री के लोगों को दिया जाता है। और उसके मामले में इंडिया में देखो कुछ भी आप बोल सकते हो, सरकार के खिलाफ कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाइना में ऐसे नहीं बोल सकते, सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलोगे तो फिर अंदर हो जाओगे। कंक्लूजन यही है कि इंडिया, चाइना, पाकिस्तान ट्रैवल मोर देन 5 डिकेड, 50 साल से ऊपर का पाथ इन सबने जो है कवर किया है। लेट 1970 लेट 1970s तक सबका डेवलपमेंट जो था बिल्कुल सेम लेवल था, लो डेवलपमेंट। लेकिन लास्ट 3 डिकेड्स में जो है सबका डेवलपमेंट अलग अलग है, चाइना सबसे आगे चला गया और पाकिस्तान सबसे पीछे रह गया। तो ये 3 पॉइंट है, ध्यान से अच्छे समझना, एक एक लाइन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंक्लूजन है, इसके साथ ही चैप्टर खत्म होगा। फिर हम पढ़ेंगे इसके इंपॉर्टेंट डेट्स। इंडिया इकोनॉमी परफॉर्म मॉडरेटली बट मेजॉरिटी पॉपुलेशन स्टिल डिपेंडिंग अपॉन एग्रीकल्चर। इंडिया में अभी भी ज्यादातर लोग खेतीबाड़ी पर डिपेंड करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी मेनी पार्ट्स में लैक है, रूरल एरिया में अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है। इट इज येट टू राइज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मोर देन 1/4 पॉपुलेशन अभी भी गरीबी रेखा से नीचे है, तो लिविंग स्टैंडर्ड को अभी भी बढ़ाने की जरूरत है। पाकिस्तान की बात करें, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ओवर डिपेंडेंस ऑन रेमिटेंस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, बहुत ज्यादा उधार पे डिपेंड है। फॉरेन एड विद वॉलेटाइल परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का परफॉर्मेंस ना वॉलेटाइल है। मतलब वॉलेटाइल का मतलब क्या है कि एग्रीकल्चर का परफॉर्मेंस बारिश पर डिपेंड करता है, अच्छी फसल तभी होगी जब बारिश अच्छी होगी। और रीजन फॉर स्लो डाउन, यही रीजन है क्लास पाकिस्तान का स्लो डाउन का। तो अगर आपको पूछा जाए ना भाई पाकिस्तान का स्लो डाउन का रीजन क्या है, तो ये लाइन आपको लिख के आना है। दिस पेज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत जरूरी है। एक डेट ट्रैप पॉलिसी भी है चाइना की, जो चाइना पाकिस्तान के साथ यूज करता है। उधार देगा उधार देगा उधार देगा और उसको फंसा लेगा, इतना उधार देगी कि फिर उनकी जमीनों पे, उनके एरिया पे कब्जा कर लेगा ताकि वहां से क्लास अपने ट्रूप्स को निकाल सके। इन द रिसेंट पार्ट, मतलब अपने मिलिट्री को वहां से निकाल सके। इन द रिसेंट पार्ट इट इज होपिंग टू इंप्रूव द सिचुएशन बाय मेंटेनिंग हाई जीडीपी। धीरे धीरे पाकिस्तान भी इंप्रूव कर रहा है, बहुत सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में पाकिस्तान धीरे धीरे पॉजिटिव रेट भी शो कर रहा है, पहले से बेटर परफॉर्म कर रहा है। चाइना की बात करें, चाइना की लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम,
and implications for human rights are major concern. However, in the last 3 decades, it is used market system. China last 30 years से market system use कर रहा है without losing the political commitment and succeed in raising the level of growth. Growth को करने में और poverty को हटाने में China successful रहा है last 3 decades से. China has used the market mechanism to create additional social and economic opportunities. ये लाइन ध्यान रखना, पेपर में आ सकती है, MCQ में भी क्लास ये लाइन आपको देखने को मिल सकती है. By retaining collective ownership of land and allowing individual to cultivate land, China has ensured social security in rural area. Public intervention in providing social infrastructure brought positive result in human development indicators of China. अब इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं. तीनों का कंपैरिजन आपने देख लिया. फाइनली इसमें जो क्या क्या डेट्स हैं, पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस कब हुआ? 14 अगस्त 1947. इंडिपेंडेंस इंडिया का हुआ पता है 15 अगस्त 1947. स्टैब्लिशमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949. फर्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट फाइव ईयर प्लान, पहली पंचवर्षीय योजना इंडिया में आया 1951 में, चाइना में 1953 और 1956. मैंने कैसे याद कर रखा है? 51, 53, 56 मैंने ऐसे याद कर रखा है. अब 51, 53 और 56 आप ऐसे याद कर सकते हो. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की वैल्यू और रैंक की बात करें, इंडिया की वैल्यू 130 है, रैंक है 130, वैल्यू है 0.645. चाइना की रैंक है 87, वैल्यू है 0.761. पाकिस्तान की रैंक 154 है, 0.557 इसकी वैल्यू है. हाई डेंस कंट्री कौन सा है? इंडिया है. और इंडिया का सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूशन जीडीपी में सबसे ज्यादा है. एग्रीकल्चर सेक्टर पे नहीं, इंडिया सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूशन मोस्ट इन जीडीपी और मोस्ट पीपल वर्क इन एग्रीकल्चर सेक्टर. ज्यादातर लोग कहाँ काम करते हैं क्लास? इंडिया का सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है और ज़्यादातर हाई फर्टिलिटी रेट किसका है? हाई फर्टिलिटी रेट जो है वो पाकिस्तान का है. किस सेक्टर का? और हाई डेंस कंट्री कौन सी है? इंडिया की. इंडिया के ज़्यादातर लोग सर्विस सेक्टर में, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जीडीपी में इंडिया का सर्विस सेक्टर में है. और सबसे ज़्यादा लोग कहाँ काम करते हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर में. जीएलएफ कैंपेन कब आया था? 1958 बाई माओ जेडोंग. कल्चरल रिवॉल्यूशन 1965, 1966 ध्यान रखना, ये एक ही है, 1966 से 1976 तक चला था लगभग. और नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान का अर्ली 1970 में नेशनलाइजेशन हुआ था और लेट 1970 में फिर ये डीनेशनलाइजेशन हुआ था. सिविल वॉर इन ईस्ट पाकिस्तान कब आया था? 1971 में, जिसकी वजह से वेस्ट और ईस्ट अलग हो गए और बांग्लादेश का निर्माण हुआ, आज़ादी मिली बांग्लादेश को. रिफॉर्म इंट्रोड्यूस, रिफॉर्म कब आया था? चाइना में 1978, पाकिस्तान में 1988 और इंडिया में 1991. ये तो याद है आपको, ये 78, 88 ऐसे याद रखना, 78 और 88. चाइना का वर्ल्ड चाइल्ड पॉलिसी कब आया था? 1979 में. और खत्म कब कर दिया था वर्ल्ड चाइल्ड पॉलिसी को? 2015 में. साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन में इंडिया पार्ट है ना. और सार्क नेशन की फुल फॉर्म हो गई एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन. ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये हो गया ब्रिक्स. यूएसएसआर है यूनियन सोवियत सोशलिस्टिक रिपब्लिक. ओके. वर्ल्ड वॉर 1 कब हुआ? 28 जुलाई 1914 से 1918, 1 नवंबर तक. और वर्ल्ड वॉर 2 कब हुआ? 1939 से 1945, पूरा चला 1 सितंबर से, वो चला 2 सितंबर तक. कोल्ड वॉर कब चला था? सबसे लंबा वॉर, मारकाट नहीं हुई, 1947 से लेकर 1991 तक, यूएसएसआर यानी रशिया और अमेरिका के बीच. ओके. तो फाइनली क्लास हमने यहाँ पे अच्छे से अपना पूरा का पूरा आखिरी रिवीजन कर लिया. आज शाम को इसके एमसीक्यू और पीवाईक्यू करा दूंगा और हमारा ही पूरा खत्म हो जाएगा. आई होप आज शाम को 6 बजे आप मैक्रो के सारे डायग्राम की वीडियो भी देखोगे. बहुत सारा कुछ अभी आने वाला है, कल और परसों बहुत क्रूशियल रहने वाला है. तो प्लीज़ कल लाइव भी है शाम को 6 बजे, परसों भी लाइव है, फिर 19 तारीख को सुबह. ये 3 दिन ना मैंने आज सुबह वीडियो बना के बताया था, बहुत क्रूशियल है, जम के मेहनत करनी है और क्लास अच्छे से हमें स्कोर करना है अपनी इकोनॉमिक्स में. ओके, यहाँ तक पढ़ के याद करके समझ के आना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर, वीडियो चले लाइक जरूर करना.